स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं इस चैनल में एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं की गणित की पुस्तक का अध्ययन किया जाता है। तो आइए आज आपको ले चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की जो क्लास है क्लास 9 की सेकेंड यूनिट बहुपद जिसकी एक्सरसाइज पॉइंट प्रश्नावली 2.4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दो यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, आप वहां से उन क्लासों को देख सकते हैं। इस क्लास को देखने से पहले आप उन क्लासों को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर इस क्लास का नॉलेज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज में है क्या। आपको पता है एक्सरसाइज में क्या है आगे। एक्सरसाइज में आगे है कि कुछ आपने देखा अभी तक कि शून्यकों को कैसे ज्ञात किया जाता है, शून्यकों को प्रूफ कैसे किया जाता है कि क्या यह इसका शून्यक है या नहीं, क्या यह इसका एक गुणनखंड है या नहीं। वैसे ही अब आपको गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा। आपको पहले क्या होता था कि कुछ संख्या दे दी रहती थी, इस तरह से ऐसी कुछ संख्याएं दी रहती थी और आप क्या करते थे, चेक करते थे कि क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो वैसे ही अब क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद दिए रहेंगे, आपको उसमें उसके गुणनखंड निकालना है, यानी मध्य पद को विभक्त करके आपको गुणनखंड निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आइए हम बताते हैं आपको आप कैसे निकालेंगे। आप पिछली क्लास में भी देखा होगा कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड किस तरह से निकाले जाते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है 6x² + 17x + 5। 6x² + 17x + 5। आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद यानी कि ax² + bx + c के रूप में, और त्रिघात बहुपद जो त्रिघात बहुपद होते हैं वह इस तरह से होते हैं जिनकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, 3 की होती है। ऐसे बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं, और जिनकी सबसे बड़ी घात काय की होती है, 2 की होती है। ऐसे बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं। तो आइए ये देखते हैं, आपको दिया हुआ है इसकी घात सबसे बड़ी है 2, और ये जो बहुपद होगा कौन सा होगा, द्विघात बहुपद होगा। ऐसे ही आप देखते हैं कि इसके मध्य पद को विभक्त करके आप किस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये क्या है a, ये क्या है b, और ये क्या है c, जो कि एक अचर पद है। क्या है, एक अचर पद है। तो आपको क्या करना है, a और c का गुणा करना है। a और c का गुणा करना है तो आपको ac मिलेगा, डेफिनेटली ac मिलेगा। तो आइए अब प्रोसेस के साथ साथ इसको भी करते जाते हैं। जब a और c का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हमको 30 मिलेगा। क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अब आप b को कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि उसके धनात्मक रूप चाहे उसका ऋणात्मक रूप, चाहे उसको जोड़ो चाहे उसको घटाओ, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, b प्राप्त होना चाहिए। और जब आप इस धनात्मक रूप के जब आप इंटू करेंगे, या आप ये जब दो पद तोड़ेंगे जिनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, उनका जब आप गुणा करेंगे, तो जब इनका गुणा करेंगे तो हमको ac मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए। इस तरह से इस फॉर्मेट में हम इसको तोड़ते हैं। तो आपने देखा कि a और c का गुणा किए तो कितना मिला, हमें 30 मिला। अब b को ऐसे तोड़ना है, यानी कि 17 को ऐसे तोड़ना है कि इसको जोड़ो या घटाओ, हमें क्या मिलना चाहिए, 17 ही मिलना चाहिए। लेकिन उसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको तोड़ करके। इसे यदि ये 17 है, यदि इसे 10 और 7 में तोड़ेंगे तो भी 17 होगा, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो क्या 30 आएगा, जी नहीं आएगा, 70 आ जाएगा। आप देखते हैं कि 12 और 5 भी 17 ही होता है, 12 और 5 भी 17 ही होता है। लेकिन इसका जब गुणा करेंगे तो 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। तो इस तरह से आप सोचेंगे कि अब ये कौन सा ऐसा गुणनखंड होगा जो कि हमें ac प्राप्त मिल जाए, हमें ac मिल जाए गुणा करने पर। जोड़ने में तो बहुत सारे ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 9 और 6 15, यानी 9 और 8 17, इस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं। 10 और 7 17 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 16 और 1 17 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 15 धन 2 कितना होता है, 17। 15 धन 2 17 होता है, और 15 गुणित 2 यदि करते हैं आप तो आपको मिल जाएगा 30। यानी कि ये जो हमारा गुणनखंड है ये होगा, b के जो दो गुणनखंड होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, यानी कि 6x² +
17 की जगह अब आप लिख सकते 15 धन 2x प्लस 5 लिख सकते इतना, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x का अंदर आप गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 15x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसका अंदर गुणा करने के बाद आपको देखना कि 4 पद मिलेंगे, उन्हें आपको 2 के भाग में अलग कर देना है। आप देखेंगे कि उन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। आपको यहां से यदि आप देखो, यहां से यदि 3 को कॉमन निकाल लो और एक x को कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या बचेगा, 3 दूनी 6 और x से x गया तो x प्लस है तो प्लस और 3 5 15 और x से x गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि 5 एका 5 प्लस 1 यहां से कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 5 और आप फिर देखेंगे कि आप ये पद और ये पद दोनों कॉमन है, यानी कि 2x प्लस 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, उसे कॉमन निकाल लिया। अब जो बच गया उसे आप लिख दो, 3x बचा और प्लस 1 बचा। अब जब आप इन दोनों पदों का गुणा करेंगे एक दूसरे में, यानी इसका गुणा इससे और फिर इसी का गुणा इससे और उसके बाद इसका गुणा इससे और इसी का गुणा इससे करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, आप उनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको ये ऊपर का पद मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है या नहीं। आपको यदि प्रूफ करना है तो फिर ये हो गए आपके मूल गुणनखंड, ये आपके क्या टूट गए 2 गुणनखंड। यदि आपको देखना है कि ये गुणनखंड सही है या नहीं तो इनका आप एक तो गुणा कर लीजिए या फिर इसके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या निकलेगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप प्लस 5 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगी भाग में, यानी कि x बराबर -5/1 और ये हो जाएगा x बराबर -1/3। तो ये आपके क्या हो जाएंगे 2 शून्य। यदि आपको प्रूफ करना है कि क्या यह इसके सही है कि नहीं तो इन शून्य का मान यहाँ रख दीजिए या फिर इन दोनों गुणनखंड का गुणा कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया और फिर 2 एका 2x यानी ये 2x, फिर आप देखेंगे कि 5 3 15x और 5 एका 5, यानी आप देखिए आपकी सेम प्रोसेस उल्टी हो गई, 15 और 2 17 x प्लस 5। आपने जैसे ही सीधी प्रोसेस किया था सेम उसके उल्टी प्रोसेस करेंगे तो आपको आपका द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ये था द्विघात बहुपद को मध्य पद से विभक्त करके उसके गुणनखंड निकालना, उसके शून्य निकालना। अब ऐसे ही अगला देखेंगे कि त्रिघात बहुपद को मध्य पद को विभक्त करके कैसे किस तरह से गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो अब देखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में कैसे निकालते गुणनखंड। तो आइए स्टूडेंट देखते त्रिघात बहुपद क्या होता है। अभी बताया था इसके पहले आपको त्रिघात बहुपद का रैखिक समीकरण बताया गया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है त्रिघात बहुपद, और जहां d एक अचर पद है, जहां पे d क्या है एक अचर पद है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या होगा, x³ माइनस 2x 23x², x³ माइनस 23x², ये होगा प्लस 142x प्लस 142x माइनस 120 यानी कि 120। ये है आपका त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे d क्या है एक अचर पद है। और आप देखेंगे इससे आप मिलाएंगे तो आपको सेम टू सेम त्रिघात बहुपद मिलेगा, यानी कि ये जो आपके नीचे एग्जाम्पल है ये भी काय का है त्रिघात बहुपद का ही एग्जाम्पल है। तब देखते हैं कि इसके मध्य पदों को आप किस तरह से विभक्त करेंगे। इसके मध्य पदों को आपको विभक्त करने के लिए ये जो d है यानी कि जो अचर पद है, जो d है एक अचर पद है। सबसे पहले आपको इस अचर पद के क्या करना है, गुणनखंड देखना है कि कौन कौन से गुणनखंड है। तो आप देखेंगे कि इस अचर पद के गुणनखंड क्या क्या होंगे। आप यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, फिर आप देख इसको किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एका 3, और आप इसे अभी 10 है, आप इसको फिर से भी 2 से भाग दे सकते हैं,
15 दूनी 30, फिर आप 3 से भाग देंगे, 3 5 15 और 5 का 5, कुछ इस तरह से भाग दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो गुणनखंड है कैसे टूटेंगे, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा, और आप देखेंगे 2 दूनी 4 भी होगा, 4 दूनी 8 भी होगा, यानी कि ऐसे ही जब तक 5 3 15 भी होगा, 5 3 15 भी होगा, 15 दूनी 30 भी होगा, 30 दूनी 60 भी होगा। ये क्या होंगे, इसके सारे के सारे इसके गुणनखंड होंगे, यानी कि इन सभी संख्याओं से भाग देने पर इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही होते हैं गुणनखंड। तो आपने देखा कि कितने सारे इसके गुणनखंड है। ऐसे ही आपको सभी त्रिघात बहुपद में अचर पद के सबसे पहले गुणनखंड पता होने चाहिए कि इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, और आपने देखा कि 120 के क्या क्या गुणनखंड है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप जितने भी गुणनखंड है उनके प्लस माइनस में मान लिख लीजिए, इस तरह से आप मान लिख लीजिए। और आप देखेंगे कि यहां से कोई भी एक वैल्यू जब आप उठा करके यहां रखेंगे तो इसका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, यानी कि कोई एक मान इसको संतुष्ट कर जाएगा, इसको संतुष्ट कर जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले रखते हैं +1, तो यहाँ जब +1 रखेंगे, यानी कि जो +1 है इसका एक गुणनखंड है, यानी जब ये +1 है x - 1 इसका गुणनखंड होगा, जब पे +1 हुआ x = 1। इस तरह से आपको कहीं से ज्यादा बाहर से कुछ नहीं लाना, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको -1 रखना है तो x + 1 इसका गुणनखंड रहा होगा, तो इसका जो x का मान आएगा वह कितना आएगा, -1 आएगा। जब यह इसके गुणनखंड है, आपने देखा कि 1 आया था, आपने देखा 2 भी आया था, 3 भी आया था, 4 भी आया था, तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले धनात्मक संख्या रखते हैं 1, तो x = 1 रखने पर, बहुपद में x = 1 रखने पर 1 का क्यूब -23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 - 120 = 0। ये क्या हो गया, 0 हो गया। और जब आप इसके बराबर में 0 आता है तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो आप देखेंगे कि ये 1 हो जाएगा, -23 1 का स्क्वायर 1 और इंटू करेंगे तो 23 आएगा, और 142 में यदि इंटू करेंगे तो 142 होगा, -120 0। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से होगा। अब आप ऋणात्मक और ऋणात्मक को जोड़ दीजिए, 1 + 4 142, और जब इसको जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा, यानी 143, यानी ऋणात्मक है तो यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा, ऋण का लगेगा। अब ऐसे ही 142 धन है कि 143 होता है, ऋण 143 = 0, यानी कि x - 1 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या रखे, 1 रखे। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 0 के बराबर 0 आ गया, यानी कि यह इसको संतुष्ट कर गया। अतः क्या होगा, x - 1, अतः x - 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। तो जब आपको पता चल गया कि x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, तब आप इसके आगे के कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे। आपने तो देखा कि x - 1 एक ही आया, और आपको ये चीज पता है कि जितनी सबसे बड़ी घात होती है उस बहुपद के उतने ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि इसमें 3 की घात है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 3 होंगे। यदि 2 की घात होती तो उसमें कितने गुणनखंड होते, 2 होते। तो आइए देखते हैं इसके आगे के 2 गुणनखंड क्या होंगे। तो आपको पता चल गया कि x - 1 एक गुणनखंड है, ये पता चल गया कि x - 1 एक गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, अब इस बहुपद को x - 1 से ऐसे इंटू करो, या फिर यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें भाग भी दे सकते हैं। पहले आप इस फॉर्मेट को समझ लीजिए। तो यदि आप x - 1 में ऐसी कोई संख्या का इंटू करो कि x³ आ जाए, सबसे पहले एक एक पद लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ x² का गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप x² का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और एक हो जाएगा x², कुछ इस तरह से आएगा। फिर आपको एक पता ही तो है कि x - 1 एक गुणनखंड है, और हमारे 3 गुणनखंड टूटेंगे, यानी कि 3 बार होगा। तो आप देखेंगे, आप x² को याद रखिए बस। इसके आगे आप देखेंगे x² का जब यहाँ गुणा किए तो कितना है, x³ आ गया। अब आपको कितना लाना है, 23x², और यहाँ कितना है, -1x² और ये माइनस में ही है, यानी कि आप -22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -22x - 22, x²
तो ये हो जाएगा माइनस 22x। कुछ इस तरह से होगा, आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, 22 से गुणा करेंगे। आपने 22 से क्यों गुणा किया, क्योंकि आपको 23 लाना था, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23x², यानी कि आपको दूसरा पद भी मिल गया, प्राप्त हो गया दूसरा पद। अब आपको तीसरा पद लाना है 142x, और आपके पास है कुल कितने 22x, कितने 22x, तो 142 और इस 22 के बीच में जितना अंतर है उतना फिर से आप x-1 में इंटू करेंगे। तो जब आप यहाँ इंटू करेंगे तो कितने से इंटू करेंगे, 120 से, माइनस 120 से। जब आप माइनस 120 से यहाँ इंटू करेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाएगी, और जो सामने जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा वो काय का लगेगा, माइनस का लगेगा। यानी आपको यहाँ पे धनात्मक 120 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, धनात्मक 120 से। तो प्लस 120x और प्लस माइनस माइनस 120, माइनस 120, और आपको पता है कि लास्ट में भी कितना आ रहा है, माइनस 120, और जब ये दोनों धनात्मक संख्या जुड़ेगी तो प्लस 142x हो जाएगा, और ये माइनस 120, कितना हो गया, माइनस 120। तो आप देखेंगे कि आपको ये बहुपद मिल गया, यानी कि आपको एक और बहुपद मिल गया, द्विघात बहुपद। अब आपको क्या मिल गया, आप इसी तरह से कॉमन निकालते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक संख्या कॉमन निकल गई, वह कैसे, x-1 आपको कॉमन निकला, अगली संख्या x² माइनस 22x प्लस 120। तो आपको पता है कि इन दो द्विघात बहुपद को किस तरह से मध्य पद से तोड़ते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² 10 और 12 कितने होते हैं, 22, माइनस 10 प्लस 12 कितने होते हैं, 22, और ये x है तो x प्लस 120, और 12 में 10 से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। गुणा करने पर देखिए आपको 120 मिलेगा, जोड़ने पर आपको 22 मिलेगा। x², आप अंदर माइनस और x दोनों का गुणा कीजिए इस तरह से, अब आप लिख देंगे 120। अब यहाँ देखिए आपको कॉमन मिल रहा होगा कुछ, तो यहाँ से आप निकालेंगे x को कॉमन, तो x-10 मिलेगा, और यहाँ से आप यदि 12 को कॉमन निकालते हैं, -12 को, तो आपको x-10 फिर से मिलेगा, यानी कि x-10 फिर से कॉमन आ गया, और x-12 फिर से कॉमन आ गया, और पहले से ही आपके पास x-1 एक इसका गुणनखंड है। तो आपने देखा कि त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड इस तरह से निकाल लिए जाते हैं। तो यदि आपको ये फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस क्लास को फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं, और इसका और एक सेकेंड फॉर्मेट है कि आप इसे किस तरह से देखेंगे। आइए उस सेकेंड फॉर्मेट को देखते हैं कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। तो आपने इसके पहले की जो एक्सरसाइज थी उसमें देखा था कि आपने किस तरह से एक गुणनखंड दिए रहने पर आपने और भी गुणनखंड निकाले थे, यानी कि आपको पता है कि x-1 क्या है, इसका गुणनखंड है। इतना आपको पता है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है, ये आपने प्रूव कर लिया। तो जब आपने इसका प्रूव कर लिया तो आपको क्या करना है, x-1 से इसमें यदि आप भाग दे देते हैं तब भी आपको एक बहुपद मिलेगा जो द्विघात बहुपद होगा, और उसके भी आप 2 गुणनखंड तोड़ सकते हैं, यानी कि आपको द्विघात बहुपद लाना ही है। आप एक तो अभी देखा उस फॉर्मेट से लाइए, या फिर भाग विधि से लेकर के आइए। तो भाग विधि में क्या करना पड़ेगा कि x का क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ऐसी आपको ये क्या हो गया, आपका भाज्य हो गया। अब आपके पास भाजक है x-1, यदि इससे आप भाग देते हैं तो भी आपको एक द्विघात बहुपद मिलेगा। आइए देखते कैसे मिलेगा। आपको x² से भाग देना होगा, तो x का क्यूब ये माइनस x², ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस संख्या कैंसिल, असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी यहाँ बचेगा -22x² प्लस 142x माइनस 120, कुछ इस तरह से बचेगा। तो आप देखेंगे आप -22x² आ गया, इसको कैंसिल करना है, यानी कि -22x से आपको भाग देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि -22x² माइनस प्लस 22x, ऐसा हो गया कुछ। तो जब ये इस तरह से हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो
तो आप देखेंगे कि ये प्लस माइनस ये संख्या कैंसिल और 142 x में से जब 20 घटेगा तो 120 x बचेगा और माइनस 120। 142 में से 22 गए तो 120 और बड़ी संख्या का सामने चिन्ह लगेगा धनात्मक का। अब आप क्या करेंगे, 120 लाने के लिए 120 से आप गुणा करेंगे, तो 120 से आप गुणा करेंगे तो 120x माइनस 120 और आप देखेंगे इसके जब चिन्ह परिवर्तित होंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी इसका शेषफल 0। और जब शेषफल 0 रह गया, आपने पहले भी देखा था कि शेषफल पर में से कि शेषफल 0 है, यहाँ भी शेषफल 0 है, यानी यह इसका एक गुणनखंड है। और जब ये इसका एक गुणनखंड है तो ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। और आप देखेंगे कि इसके पहले भी आपने जो द्विघात समीकरण निकाला था कुछ इस तरह से निकला था, और अभी भी आप देखिए आपका जो भागफल एक द्विघात समीकरण के रूप में निकला है। और आप इसके गुणनखंड तोड़ सकते हैं 10 धन 12 के रूप में, और आपको जो आगे गुणनखंड मिलेंगे आपने देखा इससे पहले x माइनस 1 और x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 10, x माइनस 12, कुछ इस तरह से आपको 3 गुणनखंड मिले थे और ऐसे ही गुणनखंड मिलेंगे। और ऐसे ही आपको प्रश्नावली में आगे हल करना है कि आप कैसे आगे के गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट इसी नॉलेज के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4 यानी प्रश्नावली 2.4। अब प्रश्नावली 2.4 में आपको अभी जो एग्जांपल्स देखे इस तरह के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, और इसके पहले वाली एक्सरसाइज में जैसे कुछ यूज किया था वैसे ही यहाँ पे भी उपयोग करने मिलेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यानी कि x प्लस 1 आपके पास एक गुणनखंड दिया हुआ है और आपके पास 4 बहुपद दिए हुए हैं, उनमें आपको जांच करके बताना है कि क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आपको पता है कि किस तरह से आप बताएंगे, आप कैसे उसे बताएंगे कि आपको पता है 2 रूप से बता सकते हैं। एक तो इससे इसमें आप भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए, भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए, या फिर आप शेषफल प्रमेय का उपयोग कीजिए। और आप जब शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे तो इसका आप शून्य निकालेंगे, और शून्य निकालने के बाद जब यहाँ मान रखेंगे तो मान क्या है 0 हो जाना चाहिए पूरा, अंत में लास्ट में जब आप गुणा भाग करेंगे तब। तो आपको दोनों में से जो सरल रहेंगे, दोनों में जो सरल विधि है उस विधि का उपयोग कीजिए। आपने दोनों विधि पढ़ी है तो सबसे हम लोग जो सरल विधि हमें लगती है कि भाग विधि ज्यादा सरल है, शेषफल प्रमेय वाली विधि, यानी कि हम इसका एक गुणनखंड निकालेंगे तो इसका जो एक शून्य का निकलेगा, एक मान निकलेगा, वह क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1। x प्लस 1 हमारे पास गुणनखंड दिया हुआ है और हमारे पास जो x का मान निकला वो कितना निकला -1 निकला। अब यहाँ पे x बराबर -1 बहुपद में रखने पर जब आप x -1 बहुपद में रखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसी में रखना है, यही मान को इन बहुपदों में भी रखना है। तो आइए देखते हैं x -1 इसमें रख के ये -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। आप देखेंगे कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन ये प्लस माइनस का पेड़ है तो 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और स्क्वायर क्या होता है ऋण ऋण धन हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -1 प्लस 1। इस तरह से आपको कुछ मिलेगा आगे। तो जब इस तरह से आपको कुछ आगे मिलेगा तो आप देखेंगे कि प्लस माइनस ये संख्या कैंसिल और प्लस माइनस ये संख्या कैंसिल, यानी आपके पास क्या बचा 0 बचा। और जब आपके पास 0 बच गया तो आप यह लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। यानी कि आपने प्रूव कर लिया कि x इक्वल टू कितना है, x -1 रखने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी यह इसका गुणनखंड होगा। और आप जब भाग देंगे तब भी इसका जो वैल्यू है, इसका जो शेषफल है वह आएगा 0 और भागफल कुछ अलग आएगा। अब ऐसे ही देखते सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे ही देखते सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में ज्यादा कुछ इसमें परिवर्तित नहीं किया गया है, सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन एक जैसे ही है। आपको यहाँ पे बस x की पावर 4 को ऐड कर दिया है, और सेम प्रोसेस जब हम करेंगे तो क्या होगा,
आप देखेंगे कि ये प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा और ये -1 की जो पावर है कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। -1 की पावर 4 हो जाएगी और जब -1 की पावर 4 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 बार गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगी, यानी कि 1 और ये +1। और जब ये +1 और ये -1 से जब इंटू होगा, ये क्या होगा, +1 -1 से जब इंटू होगा तो इस सामने माइनस ही रहेगा। तो आप देखेंगे कि x की पावर 4 की है, तब आपका जो शेषफल है वह क्या बचेगा, यहाँ पे आप देखेंगे सेम संख्या रहेगी, क्योंकि ये सेम पद है और समान पद है तो समान संख्या रहेगी, यानी समान तरह से कटेगी भी, समान तरह से क्या होगी, ये कटेगी भी। और जब ये कट जाएगी तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा और जब शेषफल 1 है अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या हो जाएगा कि बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यानी आपने देखा कि पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं था, बस यहाँ पे x + 4 को ऐड कर दिया है। अब ऐसे ही देखते हैं आगे देखते हैं कि क्या है। आगे आप देखेंगे कि जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट बोलो या थर्ड क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है ये, x की पावर 4 + 3x का क्यूब + 3x² + x + 1। जब इस बहुपद में आप x की वैल्यू, जब इस बहुपद में आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तब क्या होगा, ये -1 पावर 4 + 3 -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर -1 + 1 कुछ इस तरह से आपके मान रखे जाएंगे। और ये आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि -1 में 4 की घात है तो इसका मान 1 होता है, इसका मान -1 होता है, प्लस माइनस माइनस तो -3 हो जाएगा, इसका मान 1 होता है और ये भी धनात्मक होगा यानी +3, ये -1 + 1, ये प्लस माइनस माइनस। तो आप देखेंगे +1 -1 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल और यहाँ भी क्या बच गया, 1 बच गया। अर्थात शेषफल क्या है, x ≠ 0। शेषफल जो है क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तब क्या होगा, अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं। तब क्या होगा, x ≠ 0, यानी जो x आया हमारा ये क्या है, 0 के बराबर नहीं आया। हमारा जो शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं आया, और जब हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। ऐसे ही अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि चौथा क्वेश्चन क्या है। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है ये है x का क्यूब - x², x का क्यूब - x² - 2 + √2x + √2। ये है आपका चौथा क्वेश्चन और इसमें आपको x बराबर क्या रखना है, -1। और जब आप इस समीकरण में x बराबर -1 रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते क्या होता है। यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -2 प्लस ये कितना हो गया, √2 - 1 प्लस √2। इस तरह से होगा। आप देखेंगे इसका मान होता है -1, इसका मान होता है +1, इस तरह से होता है सॉरी यहाँ भी माइनस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो संख्या ये हो जाएगी 1 और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल तो हो गया +2 प्लस √2 प्लस √2। तो आप देखेंगे समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाएगी तो हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। इस तरह से होगा कुछ। तब आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि ये +2 -2 कैंसिल और ये √2 यानी 2 √2 हो जाएंगे, यानी कि वर्गमूल तो कितनी बार है, 2 बार है। अतः ये क्या है, x ≠ 0। तब भी इस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो क्या आएगा कि x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक गुणनखंड दिया हुआ था, जांच करनी थी 4 बहुपदों से कि कौन या किसका गुणनखंड है या नहीं। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में
gx जो है वह px का एक गुणनखंड है या नहीं है, यानी इसमें भी वही बताना है, लेकिन कहां से बताना है, गुणनखंड प्रमेय से। कैसे बताना है, वहां बोला है उसने कि हमें किससे बताना है, गुणनखंड प्रमेय से बताना है। तब हम गुणनखंड प्रमेय से किस तरह से बता पाएंगे कि क्या यह इसका एक गुणनखंड है या नहीं। आपको gx और px दो मान दिए रहेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे px। तो px क्या होगा, तो जो आपका px होगा ये है 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर, 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और आपका जो gx है वह दिया हुआ है x प्लस 1। ये आपका क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, और ये क्या है आपका px है। यानी कि आपको ये बताना है कि वो जो px है और वो जो gx है, तो जो gx है वो gx क्या px का एक गुणनखंड है या नहीं, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखा था कि क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं, ऐसा ही। तो हम इसे भी उसी फॉर्मेट में हल कर सकते हैं कि क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आइए देखते हैं क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आप देखेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 रखने पर, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर जब आप यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, और जब आप देखेंगे ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 1, और जब ये 1 होगा और ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, और जब माइनस 1 से 2 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, और ये प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2, फिर ये माइनस 1, और आप देखेंगे कि ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, अतः ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं अतः gx px का गुणनखंड है, और क्यों है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0, x कितना आया, 0 आया। यानी कि हमारा जो गुणनखंड था उस गुणनखंड के हमने शून्य निकाले और उस शून्य का मान बहुपद में रखा, तब हमारा मान कितना आया, 0 आया। और जब भी मान 0 आ गया यानी शेषफल 0 है तो उसमें क्या पूर्णतः वो संख्या क्या उससे विभाजित है, और वह संख्या उससे विभाजित है तो वह उसका एक गुणनखंड होगा, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ऐसे ही अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया आपका px। तो आपका जो gx है वह क्या है इसमें, x प्लस 2, ये क्या है आपका gx है। तो आपको बताना है अब कि आप का जो gx है वह px का एक गुणनखंड है या नहीं। तब आप क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2 आप रख दिया, प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, और जब आप यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस, और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और माइनस है तो माइनस, और 3 दूनी 6 प्लस 1। धनात्मक संख्या को जोड़ लो, ऋणात्मक संख्या को जोड़ लो, तो 8 और 6 14, तो माइनस 14, 12 और 1 13, धन 13, तो यहाँ बचेगा माइनस 1, अतः क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। क्या है, जो gx और px का गुणनखंड नहीं है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसे इस तरह से हल करेंगे। अब ऐसे ही इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन,
तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो इसका px है वह क्या है, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और जो gx है वह क्या है, gx है x माइनस 3, gx क्या है x माइनस 3, यानी कि आप जब इसका शून्य के निकालेंगे तो x माइनस 3 और जब माइनस 3 का पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यानी x बराबर अब आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और जब आप x बराबर 3 रखेंगे आपके पास त्रिघात समीकरण है, तो कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। x बराबर 3 रख करके तो ये 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 कुछ इस तरह से होगा। तो 3 3 9 9 3 27, और 3 3 9 9 4 36, और 3 6 और 3 9, ऐसा होगा। और आप देखिए कि 27 और 9 कितने होते हैं, 36 माइनस 36 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0, क्या आ गया, चूंकि x इजिकल टू 0, अतः एक ये जो gx है px का गुणनखंड है, अतः gx px का गुणनखंड है। तो आपने देखा कि आप किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आपने चेक किया कि कौन कौन से बहुपद का ये गुणनखंड है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हर बहुपद के अलग अलग गुणनखंड दिए हुए, तो उसमें आपने बताया कि यह कौन कौन से बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब ऐसे ही आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको k का मान ज्ञात करना है। आपको एक त्रिघात या फिर 4 की घात वाला द्विघात बहुपद आपको दिया होगा, उसमें आपको क्या करना है, एक k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको एक वैल्यू दी है और एक आपके पास में बहुपद है, k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। यानी आपको जो बहुपद दिया रहेगा x माइनस 1 क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा, ये ऐसा बोल रहा है। तो आपका जो पहला बहुपद है यानी जो px है वो px क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, जो px बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, कुछ इस तरह से है। आपको बताया गया है कि x माइनस 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है, और जब x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1, यानी कि x बराबर 1 बहुपद में रखने पर ये क्या हो जाएगा, p1 इजिकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, कुछ ऐसा होगा। तो जब ये ऐसा होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस k, 2 प्लस k। तो जब आप k का पक्षांतर करेंगे इस तरफ या फिर आप 2 का पक्षांतर कीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा k इजिकल टू माइनस 2, k इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो k का मान कितना आया यहाँ पे, माइनस 2 आया। ऐसे ही अब सेकेंड px देखेंगे, यानी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। जो सेकेंड px आपको दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। आपको इसमें भी द्विघात ही बहुपद है, तो जो द्विघात बहुपद है वह क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2, ऐसा है। तो आपको अब k का मान कुछ आपको अलग मिलेगा। जो k है यहाँ पे क्या है, एक चर राशि है, और जो संख्या है वो क्या है, अचर राशि है। हमको x का एक अचर पद में मान रखना है, चर पद में। तो आइए देखते हैं, हमको k का फिर से एक अलग मान मिलेगा, यानी x बराबर कितना 1 रखेंगे इस समीकरण में, तो जो 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस अंडर रूट 2 होगा ऐसा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1, और जब 1 से 2 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस k का इंटू एक बार करेंगे तो k प्लस अंडर रूट 2,
क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 एक साइड कर लो और एक k को एक साइड। क्या ऐसा कर सकते हैं क्रम विनिमय नियम से? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको k का मान कुछ और मिलेगा। अब क्या मिलेगा, जब यहाँ k का पक्षांतर करेंगे या इस संख्या का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर -2 प्लस अंडर रूट 2, ऐसा कोष्टक में होगा, या फिर ये हो सकता है k बराबर -2 माइनस अंडर रूट 2। ये आपके इस तरह से मान निकल सकते। ये कैसे आया, जब आपने अंदर माइनस का गुणा किया तब आया। तो आपने देखा कि आपके सेकंड क्वेश्चन में जो k की वैल्यू है वह क्या है, -2 माइनस अंडर रूट 2। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन kx का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x, क्या है, kx का स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 2x है प्लस 1, प्लस कितना है 1 है। और इस कंडीशन में क्या करना है, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तब आप देखेंगे कि फिर से आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू कितनी रखना है, 1 रखना है। x बराबर आप बहुपद में रखेंगे 1, तो p1 बराबर क्या होगा, k 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 1 प्लस 1, कुछ इस तरह से होगा। और जब इस तरह से होगा तो आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर होता है 1 और k में इंटू करेंगे एक बार तो होगा k, ये होगा माइनस अंडर रूट 2 का 1 में इंटू करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1, ऐसा होगा। और जब इस तरह से होगा तो आप देखेंगे कि ये अंडर रूट 2 माइनस में इसका पक्षांतर हो गई जाएगी प्लस में, ये कहां चले जाएगा धनात्मक में अंडर रूट 2, और जब ये प्लस में तो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक में, यानी कि k बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपकी k की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 2 माइनस 1। ऐसे ही अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, इसमें 2 बार k है। इसमें जो k है जिसका हमको मान निकालना है, ये कितनी बार है, 2 बार है। तो ये होगा kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, सॉरी माइनस 3x है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो x की वैल्यू है वह क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस k, ऐसा होगा। और जब आप इसकी वैल्यू 1 रखें यानी k का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा k, और ये -3 फिर प्लस k, ऐसा होगा। और एक k और एक k कितने होगा, 2k, यानी कि 2k माइनस 3। और जब ये -3 का पक्षांतर होगा तो ये संख्या कहाँ जाएगी, +3 में, और इस गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो ये जाएगी भाग में, यानी कि k का मान कितना हो जाएगा, 3/2। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, सॉरी 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। उन चारों क्वेश्चन में आपने k की वैल्यू निकाली। ये चौथा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपने देखा इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपको एक गुणनखंड दिया हुआ था और आपने उस गुणनखंड को प्रूव किया क्या यह बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, और आपने यह भी देखा कि क्या यह बहुपद का जब गुणनखंड होता है तो किस कंडीशन में होता है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। उस द्विघात बहुपद के मध्य पद को विभक्त करके आपको 2 गुणनखंड निकालने, यानी कि द्विघात बहुपद है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 होंगे। यानी कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे गुणनखंड के रूप में आप तोड़ेंगे। आपने क्लास स्टार्ट करने के पहले ही कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो वहां पे आपको देखा, यानी आपने हल किया था कि किस तरह से आपने 2 पदों में विभक्त किया था किसी द्विघात बहुपद को। तो आइए देखते हैं, अब उसी प्रकार से इसे भी विभक्त करेंगे। तो कैसे विभक्त करेंगे, ये जो आपका बहुपद है कैसे दिया हुआ है, द्विघात रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो अब आप क्या करते हैं कि a और c का गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ac मिलेगा। और इस b को ऐसे 2 रूप में तोड़ेंगे कि चाहे इसका धनात्मक रूप हो चाहे ऋणात्मक रूप, इसे जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए,
b मिलना चाहिए, लेकिन इसके धनात्मक रूप और ऋणात्मक रूप का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में हम इसके जो आगे के दो गुणनखंड है वह निकालेंगे, यानी मध्य पद को विभक्त करेंगे। तो आइए देखते कैसे होगा, इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे। तो ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा है कि a और c का गुणा करना है, यानी ac मिलेगा। तो 12 और 1 का गुणा जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 12, यानी जो हमारा ac निकला हुआ क्या निकला, 12 निकला। अब b को ऐसे दो रूप में तोड़ना है कि उसका जो प्लस माइनस है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और जो उसका इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए, हमें ac मिलना चाहिए, यानी कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 4 धन 3 बराबर 7 होता है। और जब हम 7 को जब हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी बी के जो प्लस माइनस के जो पद थे उन पदों का हमने क्या किया, गुणा किया, तो हमें क्या मिला, 12 मिला। यानी कि हम 7 को 12x स्क्वायर माइनस 7 को आप 4 धन 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 धन 4 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 4 धन 3 x है, तो ये x, और आप देखेंगे यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। अब आप क्या करते हैं कि ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे और ये x का अंदर गुणा करेंगे, यानी कि 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, कुछ इस तरह से आपको आगे समीकरण मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ कितने पद हो गए, 4 पद, यानी कि आप इससे आप दो दो पद के रूप में विभक्त कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, तो देखते क्या कॉमन निकलेगा। यहां से यदि आप 4x कॉमन निकाल ले, यहां से क्या कॉमन निकाल ले, 4x को कॉमन निकाल ले, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 तिया 12 यानी कि 3x, ये माइनस, और ये 4x यहां से कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकालेंगे, आप देखिए कि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और हमें एक ऐसी वैल्यू कॉमन निकालना है कि दोनों में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। यहाँ से यदि -1 को कॉमन निकाल ले तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि अब देखिए आपके पास एक मान फिर से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, 3x माइनस 1, और अब बचा क्या, तो आपके पास बच गया 4x, ये 4x, और ये बच गया -1। यानी कि आपके जो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के जो अगले दो गुणनखंड होंगे वे क्या होंगे, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अब ऐसे ही देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये थे आपके पहले क्वेश्चन के दो गुणनखंड। अब ऐसे ही देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तब हम इसके कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे, किस रूप में गुणनखंड तोड़ेंगे, तो देखते हैं कि कैसे गुणनखंड टूटते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, a और c का गुणा करना है। तो जब a और c का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना आएगा, 6 आएगा। अब 7 को ऐसे दो रूप में तोड़ना है कि उसका जो प्लस माइनस है ये क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन जो उसका इंटू है वह क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो आप देखेंगे अभी इससे पहले आपने 7 को 3 और 4 के रूप में तोड़ा था, तो क्या अभी भी 3 और 4 के रूप में तोड़ेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा होगा। अब आप देखते हैं कि 3 और 2 के रूप में तोड़ते हैं, 3 दूनी 6 तो होगा, लेकिन 3 और 2 5 होता है, 7 नहीं होगा। तो आप देखेंगे इसे तोड़ सकते हैं 6 प्लस 1 के रूप में, और 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 होता है। यानी कि आपका जो AC है वो 6 आ गया, और आपका जो B है वह भी आ गया। यानी आप 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को 2x स्क्वायर 7 की जगह आप लिख सकते हैं 6 प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2x स्क्वायर, ये x का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 6x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि आपके पास 4 पद हो गए, यानी दो दो पद के रूप में आप विभक्त करके इसे कॉमन निकाल सकते हैं। यानी यदि आप इससे यहां से यदि आप निकाले 2x को कॉमन, यदि यहां से आप 2x को कॉमन निकालते हैं
तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, 2x को आपने कॉमन निकाला, यानी कि यहाँ पे बचेगा x, ये प्लस है तो प्लस, और 2 तिया 6, यानी अंदर बचेगा 3, और x तो ये कॉमन निकल गया, और एक प्लस, आप देखेंगे कि x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, यानी यदि 1 को कॉमन निकाले तो ये x प्लस 3 बचेगा। यानी आप देखेंगे कि इन दोनों पदों में x प्लस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या होंगे, इसके दो गुणनखंड होंगे, और जब ये दो गुणनखंड का आप गुणा करेंगे तो आपको आपका जो ऊपर का जो बहुपद था, आपका जो क्वेश्चन था वो मिल जाएगा। वो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस रूप में आ जाएगा। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो बहुपद है वह क्या है, और उसके जो गुणनखंड होंगे वह क्या होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आप देखेंगे कि a और c को जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a और c, तो ये 6 और ये 6 36, 6 कितना हो गया, 36। अब b क्या है, 5, b कितना है, 5 है, यानी कि आप 5 को कैसे तोड़ेंगे दो रूप में कि उसका जो गुणा करने पर 36 आ जाए। आप देखेंगे कि 3 और 2 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 4 और 1 5 होता है, 4 1 4 होगा। अब आप देखेंगे कि 2 और 3 भी 5 होता है, लेकिन इसका जो गुणनखंड गुणा करने पर कितना हमें मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है। अब कैसे मिलेगा हमको 36, तो आप देखेंगे 36 के गुणनखंड देखते हैं तो 9 चौ 36, 9 गुणित 4 कितना हो जाता है, 36, और यदि 9 में से 4 को घटा दे तो हमको 5 मिल जाएगा। यानी कि 9 और 4 इसके परफेक्ट गुणनखंड होंगे, क्योंकि 9 में से 4 गए तो कितना बचा, 5, यानी आपका बी आ गया, और इन 9 और 4 का गुणा किया 36, यानी आपका AC आ गया। यानी आप लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं 9 माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, आप x का अंदर गुणा करेंगे प्लस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 4 पद आ गए, यानी कि आप इन्हें 2 के रूप में निकाल के कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, आप देखिए इसमें से आप निकाल सकते कॉमन 3, क्योंकि 3 क्या है, इन दोनों का गुणनखंड है, तो कॉमन निकल जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9, और x दोनों में है तो ये निकल गया x, तो 3 दूनी 6, ये x, और 3 3 9, ये कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे आप कैसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या है, सामने माइनस है, तो यहाँ पे क्या आया, ऊपर प्लस आया, तो जब यहाँ प्लस आया और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तब आप कैसे कॉमन निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से यदि आप 2 को कॉमन निकालते हैं, कितना कॉमन निकालेंगे आप, 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, और क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो 2 दूनी 4, ये हो गया। अब यहाँ क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए इसके हिसाब से कि हमको ये संख्या इधर भी कॉमन मिलनी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, यानी 2 दूनी 4 और x और 2 तिया 6, कितना निकलेगा, 2 तिया 6। तो जब 2 तिया 6 इसका कॉमन निकला, तो अब क्या होगी संख्या, इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ क्या बच गया, 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3, और क्या हो गया, ये 3x प्लस 2, कितना हो गया, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास ये क्या हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2, ये क्या हो गए, आपके गुणनखंड हो गए, यानी 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के 2 गुणनखंड क्या होंगे आपके, इस तरह से होंगे। अब ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। जो चौथा क्वेश्चन है वह यह है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, माइनस x प्लस 4। तो इसे कैसे आप निकालेंगे, इसे आप निकालेंगे किस तरह से, आप a और c का गुणा कीजिए, कितना हो गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। फिर क्या करेंगे आप कि b को 2 रूप में तोड़ेंगे कि इसका जो है कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और 3 चौके 12 हो रहा है, और 3 में से 4 गया तो
3 में से 4 गया तो -1, यानी जो बी है क्या है -1 है। यानी कि हम 3x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को 3x² यानी कि जो 1 है इस 1 को हम 3 माइनस 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि 3x² माइनस 3x प्लस 4x कुछ ऐसा होगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या बच गया +4 बच गया। तब आप यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, ये जो संख्या आ गई ये आ गई 3 में से 4 गया -1। अब आप देखेंगे दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकालिए। तो 3x जब यहाँ से कॉमन निकला यहाँ बचेगा x -1, और जब यहाँ x -1 बचेगा तो यहाँ से आप यदि -1 को कॉमन निकालते हैं, कितना कॉमन निकालेंगे यहाँ से -1 नहीं, आप यहाँ से -4 को कॉमन निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा x -1, और जब x -1 दोनों में कॉमन है और दूसरा है 3x -4 इज इक्वल टू 0, ये होंगे आपके दो गुणनखंड। अब आई होप आपको ये मध्य पद को विभक्त करना काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे द्विघात बहुपद को विभक्त करना। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि अब हम त्रिघात बहुपद को कैसे विभक्त। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था उस क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा था कि जो बहुपद था वो कैसा था, द्विघात बहुपद था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बहुपद है वो कैसा है, त्रिघात बहुपद है। और आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ एग्जाम्पल देखे थे, उस एग्जाम्पल्स में आपने द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद इन दोनों बहुपदों को हल करना कि कैसे इनके गुणनखंड तोड़े जाते हैं आपने देखा था एग्जाम्पल में। उसी एग्जाम्पल को अब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हम इसके कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड हम कैसे तोड़ेंगे। तो आपको बता दूं अपने एग्जाम्पल में भी देखा था कि जो आपका ये जो बहुपद है ये है त्रिघात बहुपद, यानी कि ax का क्यूब प्लस bx² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इस रूप में दिया हुआ है। यानी कि जो d है ये एक अचर पद है, यानी कि जो 2 है ये क्या है, इसका अचर पद है। तो जो 2 अचर पद है, यानी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी अचर पद रहे, जब एग्जाम्पल में कोई दूसरा था, आप इसके सबसे पहले क्या करेंगे, ये गुणनखंड तोड़ेंगे। इसके जो गुणनखंड निकले हुआ क्या निकले, 2 और 1, यानी कि ये धनात्मक में भी हो सकते हैं और ऋणात्मक में भी हो सकते हैं। यानी इसके कितने गुणनखंड निकले, 2 गुणनखंड। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि +1 और +2, सबसे पहले लेते +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2, यानी कि ये 4 गुणनखंड है। तो इन 4 गुणनखंड में से यदि आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, इस मान में कोई भी एक वैल्यू x के बराबर यहाँ रखते हैं और यदि वह इसे संतुष्ट कर जाता है, यानी कि इसका आंसर 0 आता है, तो वह क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा। यानी कि यदि आप +1 रखते हैं तो ये x -1 इस रूप में होगा। क्यों होगा, क्योंकि x -1 यदि किसी का गुणनखंड होगा तब जाकर के x -1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 होगा। x इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इन चारों में से ऐसी कौन सा मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि x बराबर 1 रखते, धनात्मक वैल्यू क्या रखते हैं, x बराबर 1, देखते हैं क्या यह 0 होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रखे तो 1 का क्यूब हो गया, उसके बाद -2 फिर 1 का स्क्वायर फिर -1 फिर +2। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर भी होता है 1 और 1 इंटू 2 होगा, फिर क्या है ये -1 +2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +2 और ये -2, ये +1 और ये -1, यानी कि ये क्या कर गया, इसको 0 कर गया। तो जो इसका जो गुणनखंड होगा ये हम मान सकते हैं कि ये जो गुणनखंड है x -1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। आपको इससे ज्ञात हो जाता है कि ये जो है एक गुणनखंड है, यानी कि इसका एक गुणनखंड आपने निकाल लिया। क्या निकाला, x -1। यदि आप यहाँ पे P1 रखते हैं इस तरह से,
तो x बराबर आता है 0 और ये x बराबर 0 आ रहा है, यानी आपने रखा था x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 1, यानी x माइनस 1 क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। x माइनस 1 इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आप बाकी के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? बाकी के गुणनखंड आप दो रूप में निकाल सकते हैं कि आप बाकी के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यानी आप इसे दो रूप में निकाल सकते हैं। वह कैसे निकालेंगे? पहला तो आपको पता है त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन गुणनखंड हो गए, यानी कि एक निकल गया और दो निकलेंगे, तो बाकी के दो कैसे निकालेंगे? तो आइए बताता हूं बाकी के दो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ये एक गुणनखंड है, यानी इसमें हम किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं इस बहुपद को लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि बाकी के दो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ये एक गुणनखंड है इसका इस बहुपद का, तो हम यदि इस संख्या में ऐसी किसी संख्या का गुणा करें कि ये वाला बहुपद हमें प्राप्त हो जाए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए आप x का क्यूब है, तो यदि हम यहाँ x स्क्वायर से गुणा कर दें, यहाँ पर हम x स्क्वायर से गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसके आगे की संख्या कैसे आएगी? अब आप देख रहे हैं कि माइनस 2x स्क्वायर है और x माइनस 1 ही हमारे पास एक ऐसा गुणनखंड है जो कि एक बहुपद को समतुल्य कर सकता है। तो इसके आगे फिर आप क्या करेंगे, हमको चाहिए कितना, माइनस 2x स्क्वायर। हमारे पास माइनस 1x स्क्वायर आ चुका है और एक 1x स्क्वायर लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे यदि हम x से गुणा करें, यदि हम यहाँ पे x से गुणा करें तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमें यहाँ का चिन्ह चाहिए माइनस का, तो हम कैसे गुणा करेंगे, माइनस से, और ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि x का क्यूब और ये माइनस वन हो गया माइनस 2x का स्क्वायर। आपके दो पद आ चुके हैं, पहला ये आ गया और ये दूसरा आ गया। अब क्या चाहिए आपको, माइनस एक्स चाहिए और यहाँ क्या है, प्लस एक्स, यानी हमें और एक ऐसे कोई दूसरी संख्या से गुणा करना होगा कि यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस एक्स आ जाए। तो आप कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे आपको फिर 2 भी चाहिए, तो 2 का 2, तो 2 से यदि हम गुणा करते तो हो जाएगा 2x माइनस 2, कुछ इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस एक्स लाना है, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। तो माइनस एक्स कैसे लाएंगे, यदि यहाँ पे माइनस लग गया तो आप देखेंगे असमान चिन्ह है, संख्या घटेगी, तो जब 2 एक में से 2 जाएगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, यानी यहाँ माइनस एक्स बच सकता है। यानी यहाँ पे हमें किससे गुणा करना होगा, -2 से गुणा करना होगा। और जब हम -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ क्या बच गया, +2, यानी कि इन बहुपदों से गुणा करने पर x-1 में इन बहुपदों से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा दिया हुआ त्रिघात बहुपद। तो अब आप देखेंगे आपने बहुपद प्राप्त कर लिया। अब आप देखेंगे कि आपके पास इन तीनों में एक वैल्यू कॉमन है और वो है x-1। अब यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इस तरह से यहाँ पे बच गया। तो अब आप इस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में आप द्विघात वाले जो द्विघात बहुपद था उसमें जो जिसका मध्य पद को जिस तरह से विभक्त किया था उस रूल को फॉलो करके आप यहाँ से इसके दो गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो ये x-1 पहला गुणनखंड। अब क्या होगा, ये किस रूप में आ गया, इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। तो जब ये इस रूप में आ गया तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले a और c का गुणा करते हैं, हमें ac मिलता है। फिर उसके बाद b को कुछ इस तरह से तोड़ते हैं कि उसके दो पद यदि उसे जोड़े या घटाए तो वह क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। और उन्हीं जोड़ने और घटाने वाले पदों को यदि गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ac प्राप्त होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि a और c का गुणा करेंगे आपको -2 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लाना है आपके लिए, -1 लाना है और हमें क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। यानी कि -2 इंटू 1 यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। और जब -1 बचेगा और इनका यदि गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब -2 आ जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 2 - 1 x माइनस 2, इस तरह से बचेगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस का अंदर गुणा करेंगे
और प्लस का भी अंदर एक्स का भी अंदर गुणा करेंगे, इस माइनस का भी गुणा करेंगे और इस एक्स का भी करेंगे। तो एक्स माइनस 1 फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद x माइनस 1 फिर क्या बच गया, आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आ गई आपकी कॉमन लेने वाली बारी। क्या आ गई, कॉमन लेने वाली बारी, यानी यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 2 लाने के लिए आप माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे या फिर 1 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2, कितना बचेगा, x माइनस 2। और जब यहाँ x माइनस 2 बचेगा तो आप देखिए कि x माइनस 1 फिर क्या बच गया, x माइनस 2 ये दोनों में कॉमन, x माइनस 2 ये दोनों में कॉमन, और ये x और ये माइनस 1, क्या आ गया, x और ये माइनस 1। अब आप देखेंगे कि आपके पास 3 गुणनखंड आ चुके हैं, आपके 3 गुणनखंड निकल चुके हैं। अतः आप अब ये बता सकते हैं कि इस बहुपद के जो गुणनखंड होंगे वो इस तरह से होंगे, आपके जो बहुपद के गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। अतः ये 3 गुणनखंड x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1 ये क्या होंगे, आपके गुणनखंड होंगे। और आपने शुरू में भी देखा था कि आपके 2 ही रूप में गुणनखंड निकल सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, और x प्लस 2 भी इसका गुणनखंड निकलता है यदि इसकी घात कितनी होती, 4 होती, और अंत में कौन सा अचर पद होता, 2 होता। तो यदि आपको ये विधि समझ में नहीं आ रही है, आप इसे दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। वह विधि कौन सी है, आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह का ही बहुपद मिलेगा। वह विधि यह है कि यदि आप जब ये ज्ञात कर लेते हैं कि आपका जो पहला बहुपद है वह क्या है, x माइनस 1, वह क्या है, x माइनस 1 है, और जब आपको पता है कि x माइनस 1 आपका पहला बहुपद है, तो क्या करेंगे, आप ये x माइनस 1 से यदि इस संख्या में भाग देते हैं, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यदि आप इस संख्या से इस संख्या में यदि भाग देते हैं x माइनस 1 से, तब भी आपको एक द्विघात बहुपद मिलेगा, और उस द्विघात बहुपद से भी आप गुणनखंड तोड़ सकते हैं। यदि आपको ये वाली प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि यहां से इस पर 0 हो जाता है, इसका मान 0 आ जाता है, तो क्या करेंगे, इस बहुपद से आप इस एक पद वाले बहुपद से आप त्रिघात वाले बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए देते हैं, एक्स स्क्वायर से आप यहाँ भाग देंगे तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस। जब ये माइनस प्लस कैंसिल और ये प्लस माइनस यहाँ से संख्या घटेगी तो कितना बचेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, कुछ इस तरह से बचेगा। उसके बाद आप यहाँ किससे भाग दे सकते हैं, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स से भाग देंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर ये क्या माइनस माइनस प्लस, फिर एक्स। तो आप देखेंगे कि ये संख्या कुछ इस तरह से कैंसिल होगी, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस संख्या कैंसिल और माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ेगी, तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा प्लस 2। तो अब आप यहाँ किससे भाग देंगे, माइनस 2 से, तो जब यहाँ माइनस 2 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि माइनस 2x माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस माइनस वाली संख्या कैंसिल और ये प्लस माइनस वाली संख्या कैंसिल। अतः आप क्या करेंगे, आप देखिए कि आपको ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस 2 और ये माइनस 2, ये जो आपको पहले का जो द्विघात बहुपद मिला था वही सेम द्विघात बहुपद इस बार भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो संख्या है इसका गुणनखंड है, और देखिए इसका भी शेषफल 0 है, और यहाँ भी शेषफल प्रमेय यूज करते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा। और अब आप इसके अभी इसके पहले जैसे आपने गुणनखंड निकाला था द्विघात बहुपद के, आप वैसे ही इस द्विघात बहुपद के भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो अब ऐसे ही आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। ऐसे ही स्टूडेंट आप इसके आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप सेकंड क्वेश्चन में कैसे बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, माइनस 9x माइनस 5 ये है। अब आप देखेंगे कि इसका जो अचर पद है वो क्या है, माइनस 5, यानी कि 5 ले सकते हैं।
इसके जो पूर्णांक रूप में लेंगे तो क्या लेंगे 5। तो जब इसका अचर पद 5 है तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 5 और 1, यानी कि +1 -1 +5 -5 +5 जब भी हमने x +1 यानी धनात्मक संख्या लिया था, अभी भी सबसे पहले हम धनात्मक संख्या लेते हैं। जब धनात्मक संख्या लेंगे तो x - 1 = 0, तो x = 1, तो ये जो संख्या होगी इस गुणनखंड के रूप में आएगी। तो आप देखते हैं कि x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर जब आप x = 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x = 1 रखने पर x = 1 आपने रखा, यहाँ पे आपको 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, आप इस तरह से देखते हैं। और यहाँ 1 ये -x ये क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 में इंटू करेंगे तो -3, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा -5, इस तरह से होगा। और उसके बाद आप देखेंगे क्या यहाँ 0 होता है, तो 5 3 8 और 1 9, सॉरी 5 और ये 3 8 और ये कितना है 9 है, तो 9 और 5 14 और 3 17, 1 - 17 इजिकल टू कितना आया यहाँ पे -16, कितना आया -16, अतः यह इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। अब यदि हम -1 रखते तो, जब हम -1 रखेंगे, जब कितना रखेंगे -1 रखेंगे तो x = x + 1 = 0, तो x = -1 यानी जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा x + 1 होगा। तो -1 रख करके देखते हैं, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ये माइनस हो गया, इस तरह से होगा। और जब यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, और ये स्क्वायर तो ये सही रहेगा, और ये माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 5 और ये 3 8 और 1 9, यानी कि ये धनात्मक 9 और ये ऋणात्मक 9 और ये 0। अतः आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जस्ट अभी देखा है कि ऐसा जब हो जाता है तो ये जो संख्या होगी अब हमारी ये क्या होगा एक गुणनखंड होगा। ये क्या होगा त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और जब त्रिघात बहुपद का हमें एक गुणनखंड मिल जाए तो हमें आगे के गुणनखंड में आसानी होती है। अब कैसे निकालेंगे, x + 1 हमारा एक गुणनखंड है, x + 1 हमारा एक गुणनखंड है, यानी कि हमें लाना है x का क्यूब, तो गुणा करेंगे x² से। कैसे x² से, जब यहाँ x² से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे x का क्यूब प्लस x²। अब हमें लाना है -3x², यहाँ पे है x का स्क्वायर, यहाँ पे फिर से x + 1 हमारे पास एक ही गुणनखंड है, तो हम एक ही गुणनखंड में किसी दूसरे पद का गुणा करेंगे। हमें लाना है -3x², -3x² यानी -4 से गुणा कर दीजिए आप, तो ये -4x², ये सॉरी -4x से, तो -4x², ये -4x, ऐसा हो गया। अब आप देखेंगे फिर से हमारे पास एक ही गुणनखंड है x + 1, तब आप क्या करेंगे, आपको लाना है -9, और यहाँ क्या है -4 आ चुका है, यानी आप -5 से इंटू करेंगे तो -5x, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ -5 बचा, यानी अब आप ये कर सकते हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस संख्या को जोड़ेंगे तो -3x², ये x का क्यूब, और ये 5 और 4 9, यानी -9x -5। आप देखिए आपका ये बहुपद आपको प्राप्त हो गया। यानी हमारे जो अगला गुणनखंड होगा वह क्या होगा, आप देखेंगे अब इन पूरे में ये संख्या कॉमन है तो इसको x + 1 आप कॉमन लेंगे, उसके बाद जो बची संख्या उसे लिखेंगे x² -4x -5। अब एक जो संख्या है किस रूप में आ गई, x² + bx + c के रूप में, यानी कि द्विघात बहुपद के रूप में। और द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड है इस रूप में टूटते हैं, यानी अब आप इसे तोड़ेंगे, 5 एका 5, 5 एका 5, और यहाँ पे 4 को अब ऐसे तोड़ना है कि 2 रूप में टूट जाए, ये 2 रूप में क्या हो जाए टूट जाए, और जिसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 5 एका 5 होता है, और 5 ऋण 1 4 होता है, तो x² -4 की जगह हम 5 ऋण 1 लिखेंगे, फिर x फिर 5, ये कोष्टक बंद। अब देखेंगे आपकी x² -5x + x -5 कुछ इस तरह से टूटा। अब आप कॉमन निकालेंगे, 2 पद हो गए, कॉमन वाली कंडीशन आ गई,
तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x यदि कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 5 बचेगा। अब आप देखिए कि आपके पास x माइनस 5 ऑलरेडी है, तो प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए। तो जब आपने प्लस 1 कॉमन निकाला तो आपके पास यहाँ पे देखिए फिर से x माइनस 5 कॉमन है दोनों में, तो x माइनस 5, फिर अगला है x प्लस 1, और इधर जो निकाला था सबसे पहले वाला गुणनखंड, आपके पास पहले से ही एक गुणनखंड बना हुआ है x प्लस 1 है, x प्लस 1, x प्लस 1, तो जब x प्लस 1 इसमें ऐड होगा तो आप देखिए 3 गुणनखंड हो गए, यानी आप इसे x माइनस 5 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी जितने की घात उतने बार गुणा, यानी देखिए 2 बार गुणा, यानी ये क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे इस संख्या में भाग दीजिए, तब भी आपको भागफल में यही पद मिलेगा, और जब भागफल में यही पद मिलेगा तो आपके जो गुणनखंड होंगे इस तरह से टूटेंगे, यानी कि जो गुणनखंड है यह बिल्कुल सही है। यदि आपको इस रूप में निकालने में कोई परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इससे इस संख्या में भाग दे सकते हैं। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, ऐसे कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वह यह है x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये है। तो जब आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है, अब आपको देखना है तो आपको बिल्कुल आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, किसी भी प्रकार से कुछ भी अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप जैसे ही रिपीट करेंगे प्रोसेस आपको एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 20 के जो क्वेश्चन यानी जो होते हैं क्या गुणनखंड, तो 20 के गुणनखंड बहुत सारे होते हैं, जिसमें 2 से भी भाग जाता है, 1 से भी जाता है, यानी प्लस 1 भी होगा, माइनस 1 भी होगा, प्लस 2 भी होगा, माइनस 2 भी होगा। इन्हीं में से कोई एक आध यहाँ पर रख के देख लेते हैं। देखिए आप माइनस 2 प्लस 2 एक नहीं, क्योंकि 2 से भाग जाएगा 10 बार, 1 से भाग जाएगा 20 बार, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। और जब ये इसका गुणनखंड है तो यदि हम प्लस x बराबर प्लस 1 रखते हैं तब क्या होगा, x बराबर प्लस 1 रखते हैं तब क्या होगा, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखिए, 1 का क्यूब हो गया प्लस 13, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 32, फिर 1 प्लस 20, पूरी संख्या धनात्मक है जी, बिल्कुल धनात्मक है। अब आप देखेंगे इसका होता है 1, इसका हो गया 13, इसका हो गया 32, इसका हो गया 20, क्या यह 0 होगा जी, बिल्कुल 0 नहीं हो सकता। ये क्या है, बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप इन्हें जोड़ेंगे तो एक बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि आप अब अगली जो संख्या रखकर देखेंगे वह क्या होगी, -1 होगी। जब यहाँ माइनस रखेंगे आप, जब यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या होगा, ये -1 होगा, ये -13 होगा, और ये -32 होगा, और ये +20 होगा। क्या होगा, +20 होगा, सॉरी ये प्लस होगा स्क्वायर, तो ये धनात्मक हो जाएगी संख्या, और ये धनात्मक ही होगा। तो अब आप देखिए कि ये ऋणात्मक संख्या है, ये दोनों ऋणात्मक संख्या को जोड़ लीजिए -33, और ये दोनों धनात्मक संख्या को जोड़ लीजिए +33, यानी कि अब आप देखेंगे इक्वल टू 0। अतः अभी हमने क्या रखा था, x माइनस 1 रखा था, x इक्वल टू -1, जब इस -1 का इधर पक्षांतर होगा तो x प्लस 1 आएगा, यानी कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है। और जब यह बहुपद का आपको गुणनखंड मिल गया तो अब आप अभी तक 2 क्वेश्चन में कंटिन्यू देखते आ रहे हैं कि किस तरह से आगे की संख्या निकालते हैं। आप बिल्कुल इसे आसानी से निकाल सकते हैं। x प्लस 1, जब x प्लस 1 है, x का क्यूब लाना है, x स्क्वायर से गुणा करेंगे, और x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x प्लस 1 का फिर से गुणा करेंगे, तो जब यहाँ x स्क्वायर आ गया, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, आपको लाना है 13x, यहाँ आप देखेंगे x का क्यूब प्लस x स्क्वायर, 13 लाना है, यहाँ पे 1 है, यानी 12 से गुणा कर दो, प्लस पूरी संख्या धनात्मक है, धन से गुणा करेंगे तो प्लस 12x प्लस 12x, 12x का स्क्वायर प्लस 12x, इस तरह से बच गया। बचेगा, आप देखिए गुणा करके जी बिल्कुल बचेगा। फिर x प्लस 1, तब इसका अगला गुणनखंड क्या होगा, आप देखिए कि यहाँ 12x है, यहाँ लग रहा है 32, यानी 12 में 20 जोड़ दीजिए आप, 32 हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ 12 में 20 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 32 और 20 का 20, यानी कि 32 और ये 20, ये जो है हमारे
गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ देखिए आप x प्लस 1 बिल्कुल सभी में कॉमन है, और अगली जो संख्या बच गई वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अगली संख्या देखते हैं x प्लस 1। अब आपके पास द्विघात बहुपद आ गया, आप इसे इस रूप में हल करेंगे। तो जब आप इसे इस रूप में हल करेंगे तो x को दो रूप में तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 को तोड़ेंगे 10 धन 2 x प्लस 20, 10 धन 2 हो गया 12 और 10 दूनी 20। फिर अगली स्टेप हो गई, अब आप x का अंदर गुणा करेंगे, तो जब x का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर 10x प्लस 2x प्लस 20 कुछ इस तरह से मिलेगा। और जब इस तरह से मिलेगा तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 बचेगा। यहाँ से प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे तब भी आपके पास x प्लस 10 ही बचेगा। तो अगला देखते हैं x प्लस 1। तो जब आप x प्लस 1, आप देखिए x प्लस 10 आपके पास होल कॉमन है, तो x प्लस 10 हो गया, बच गया आपके पास x प्लस 2। और आप देख लीजिए 10 से 20 में भाग जाता है कि नहीं जी, बिल्कुल जाता है 2 बार, यानी कि आपके जो 3 गुणनखंड होंगे वह ऐसे होंगे। और आपको बार बार कहा जा रहा है कि यदि ये फॉर्मेट आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस संख्या से, आप जब शून्य कर देते हैं उस बहुपद से, उस गुणनखंड से आप इस बहुपद में भाग दे दीजिए, आपको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आप इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 2y का क्यूब। अब y आ गया, अभी तक x था, अब क्या आ गया, y आ गया। तो ये हो गया 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये हो गया आपका अगला बहुपद। इसके आपको ज्ञात करना है समीकरण। इसके आप जब समीकरण ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते कैसे करते हैं। अभी तक जैसे किया वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो 1 का जो गुणनखंड होंगे 1 के क्या होंगे, 1 ही होगा, यानी प्लस 1 और दूसरा माइनस 1। तो यहाँ सबसे पहले हम माइनस 1 रख के देखते हैं। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने जब इसे देखा है कि दो लगातार बहुपद का जो शून्य का वह क्या निकला, -1 निकला। तो इस बार भी कोशिश करते हैं हम कि -1 ही निकले। तो आइए देखते हैं, -1 निकालते हैं। तो यहाँ पे -1 रखेंगे y की जगह, यहाँ y है तो हम y यूज करेंगे। तो 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 - 1 माइनस 1। तो आप देखेंगे कि ये होता है -1, इसका क्यूब कितना होगा -1 और इंटू करेंगे तो -2। इसका होता है +1 होगा और 1 ये लिख दिए। ये माइनस माइनस प्लस 2 -1 माइनस प्लस कैंसिल इज इक्वल टू 0। या तो आपने देखा है अब तक जब ये y -1 है, y बराबर -1 है, इसका पक्षांतर होगा तो y +1 होगा। तो इसका जो पहला गुणनखंड आएगा y +1 बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है। अब आपको एक गुणनखंड प्राप्त हो चुका है, आपको अगला गुणनखंड निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, आपको फिर भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपने अब तक जैसा किया है वैसे ही करना है। यानी आपके पास y+1 एक गुणनखंड है, आपको लाना है 2y का क्यूब, यानी 2y का स्क्वायर से आप गुणा कर दीजिए तो आपको 2y का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे 2y का स्क्वायर है, यहाँ पे आपको y स्क्वायर लाना है ओनली, तो y+1 फिर से लीजिए और यहाँ पे आप कैसे गुणा करेंगे, -1 से गुणा कीजिए। जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस y से गुणा कीजिए। तो जब -y से गुणा करेंगे तो -y का स्क्वायर माइनस y बचेगा। क्या बचेगा, -y का स्क्वायर माइनस y बचेगा। और जब ये -y का स्क्वायर माइनस y बचेगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों में से एक घटेगा तो यहाँ पे y का स्क्वायर आएगा और ये 2y का क्यूब। आपके पास दो पद आ चुके हैं, आपके पास दो पद आ चुके हैं। अब -2y चाहिए, -2y चाहिए, पहले से ही -y है, यानी -1 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे -y बचेगा और -1 बचेगा। ये -1 आ गया, ये -1 -1 और 1 2 और ये y आ गया, यानी आपके पास एक
फिर से एक गुणनखंड टूट गए आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है। वह कैसे होगा? जब आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे, y+1 को कॉमन लेंगे, फिर 2y² माइनस y माइनस 1, इस तरह से आपके पास ये द्विघात बहुपद, आप उसे इस रूप में हल करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब आप ac का इंटू करेंगे, फिर b को तोड़ेंगे, फिर आपको ac मिलना चाहिए। आप देखेंगे ये y+1 1 हो गया। जब y+1 1 हो गया तो आप 1 को कैसे तोड़ेंगे? ये मान लीजिए अभी 1 ही है। जब ये 1 है तो आपको 2 into 1 होता है 2, 2 into 1 2 होता है, और 2 into 1 2 होता है, 2 - 1 1 होता है। यानी कि आप y का स्क्वायर, आप 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं, y - 1 ऐसा लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। y+1, फिर आप यहां से 2y का स्क्वायर, माइनस का अंदर गुना कीजिए, y का भी कीजिए, तो -2y माइनस माइनस प्लस y -1 ऐसा हो गया। अब आप कैसे निकालेंगे? y+1 उसके बाद आप देखेंगे यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन वाली प्रोसेस आ गई। यहां से मिलेगा आपको 2, कितना मिलेगा 2, और ये मिलेगा y, तो ये y, ये क्या हो गया y। जब ये y हो गया, ये -1 बचेगा, यहाँ से +1 कॉमन निकालेंगे तो y -1 बचेगा, क्योंकि y -1 है, यहाँ ऑलरेडी y -1 है, और 1 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि y+1 1 हो गया, y -1 1 हो गया, और 2y+1 1 गुणनखंड हो गया। यानी कि अब आपको ये तीनों गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। और यदि आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, यही फॉर्मेट यदि समझ नहीं आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने अब तक के 4 क्वेश्चन में अप्लाई किया है, तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। यदि सपोज नहीं आता है तो आप इस गुणनखंड, ये बहुपद का गुणनखंड निकालने के बाद आप इस गुणनखंड से इस बहुपद में आप भाग देंगे तो आपको ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 2.3 का 5वां क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और इसी तरह से हमारे साथ आगे की भी एक्सरसाइज करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी क्लास जब भी अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।